एमडी कैट और ई कैट में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नाउ वी विल स्टार्ट फिजिक्स में बुक 1 के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि टॉर्क क्या है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फॉर्मूला क्या होता है? टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और अगर आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो आपने क्या लिखना है? साइन थीटा। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो इट मीन्स थीटा क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इट मीन्स साइन 90 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स टॉ इक्वल टू आर एफ। यूनिट क्या होती है भाई टॉर्क की? एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। और डायमेंशन क्या होता है? ml² t-2। ये डायमेंशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी मालूम किया है, लिहाजा आप लोग डायमेंशन के तमाम कंप्लीट टॉपिक्स जो हैं वो आप फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर तमाम चीज़ों के डायमेंशंस मैंने बताया है आप लोगों को, उसको आप लोग फॉलो करें। क्योंकि एमसीक्यूज जो आते हैं एमडी कैट और ई कैट के पेपर में उसमें एक डायमेंशन से मुतालिक रिलेटेड एमसीक्यूज मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट देखें टॉर्क ऑफ अ कपल। Two unlike parallel forces of same magnitude but not acting along the same line form a couple। देखिए इसमें यह बताया गया है कि मिसाल के तौर पर जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं तो आप दो जगहों पे हाथ रखते हैं। इस हाथ को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव देते हैं और इस हाथ को आप अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह आप देखें कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। एक आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होते हैं तो दूसरा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह दोनों फोर्सेस के मिल जाने से जो टॉर्क बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क ऑफ अ कपल। यहाँ इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल ये एक व्हील है या फॉर एग्जांपल ये एक स्टेयरिंग है। तो इस स्टेयरिंग पे आप दो पॉइंट्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक लिहाज से आप देखें कि डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। तो टू अनलाइक फोर्सेस हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर अमल कर रहे हैं और इनका जो दरमियानी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? डी के इक्वल है। तो इस तरह यहाँ पर टॉर्क ऑफ अ कपल के लिए आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे? टॉ इक्वल टू एफ डी। सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है? अ बॉडी बिहेव्स एज इफ इट होल मास इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के बारे में आप ये कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का तमाम वेट एक ही पॉइंट पर अमल करे तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस पेन को इस पॉइंट पर बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है? या आप देखें ये बैलेंस है। इट मीन्स इस पेन में इस पॉइंट पर एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जिस पर इसके तमाम वेट अमल कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो ये दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी जिस्म अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई भी बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन में है लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि देयर विल बी नो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन विल बी ज़ीरो। तो अगर कहीं पर भी कोई बॉडी हरकत कर रहा है और उसकी एक्सीलरेशन ज़ीरो हो तो इट मीन्स वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनेमिक और काइनेटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक टेबल पे अगर एक बुक रखी हुई है तो वह स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। एक इमारत है, बिल्डिंग है, एक ब्रिज या पुल बना हुआ है, तो ये सब क्या है? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इट मीन्स ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या है? फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ स्टील बॉल थ्रो विस्कस लिक्विड। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो थिक होता है, गाढ़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ग्लास में शहद ले लें या मोबिल ऑयल ले लें जो कि विस्कस लिक्विड कहलाता है, और अगर आप उसके अंदर एक स्टील बॉल को डालें तो पहले तो वो बॉल तेज़ी से अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब है उसके अंदर थोड़ी देर के लिए एक्सीलरेशन जनरेट होगा। लेकिन जब वो अंदर की तरफ जाएगा तो उसके बाद उसके अंदर एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और फिर वो स्टील बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में विस्कस लिक्विड के अंदर ड्रॉप होगा। क्यों ऐसा होता है? चूँकि विस्कस सॉलिड वो लिक्विड जो है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होता है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इक्वल कर देता है। तो इट मीन्स वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इट मीन्स एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाता है।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जंपिंग ऑफ अ पैराट्रूपर। जब एक पैराशूट पहनकर कोई पैराट्रूपर छलांग लगाता है तो उसका जो वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल करता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में अमल करता है। और कुछ लम्हे के बाद दोनों बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं और फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ग्राउंड की तरफ पैराट्रूपर आ रहा होता है। तो उस वक्त उसके अंदर एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो आपने ये बात याद रखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा ही, लेकिन डायनेमिक और काइनेटिक इक्विलिब्रियम में भी एक्सीलरेशन बॉडी का जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि द बॉडी इज़ मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी या द बॉडी इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट देखें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशन। पहला है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं और सिग्मा एक्स एफ वाई इक्वल टू जीरो लेते हैं। अगर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसी तरह टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिग्मा टॉ इक्वल टू जीरो। इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन वी से दैट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बी अप्लाइड। नेक्स्ट क्या टॉपिक है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को एल से इंडिकेट करते हैं और ये बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाई पी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। एक पार्टिकल है जो कि मरकज से इतने फासले पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और इसका मास दिया हुआ है एम और ये रोटेट कर रहा है। जब भी कोई चीज़ रोटेशन हालत में रहेगा तो इट मीन्स उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम पैदा हो रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से इंडिकेट करते हैं और ये होता क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जब आप क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा लगाएंगे, और जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन अंजाम दे रहा होता है तो द एंगल बिटवीन आर एंड पी इज 90 डिग्री। तो आप थीटा की जगह 90 रख दें, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाता है? एम वी आर। What is the unit of angular momentum? The unit of angular momentum is joule second. And what is the dimension of angular momentum? ml square t minus 1. तो ये डायमेंशन जो है यह हम लोगों ने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप इसे सही तरीके से समझ लें ताकि आपको ब्रीफली समझ में आ जाए। इस चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है कंजर्वेशन, तो ये केमिस्ट्री में भी अप्लाई होता है, फिजिक्स में भी अप्लाई होते हैं, एनर्जी वाले चैप्टर में भी अप्लाई होते हैं। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय बट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। इसी तरह हम लोग लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Total linear momentum of a system is always conserved. Similarly, law of conservation of angular momentum क्या होता है? Total angular momentum of a system is always conserved. तो इस तरह चैप्टर नंबर 5 के तमाम टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 से मुतालिक जितने भी MCQs MD कैट और ECAT के पास पेपर में मौजूद है या जो आपके फिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट MCQs है वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, इसे देखें और इंशाल्लाह आप अपने अंदर बहुत अपलिफ्टिंग महसूस करेंगे। थैंक यू।